बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पब्लिक इश्यूज का डिस्कस होना बड़ा अहमियत का हामिल है, ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जा सके। वो मसाइल तभी हल होंगे जब अवाम के नुमाइंदे नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबलीज में और सेनेट के अंदर इन तमाम मसाइल के बारे में बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है नेशनल असेंबली, और ये अखाड़ा जो है यहाँ या तो JIT डिस्कस हो रही है, या तुमने ये किया, मैंने ये किया, हमने ये किया, आप क्या कर रहे हैं, ये तमाम बातें डिस्कस हो रही है। जो अवामी मसाइल हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा। महंगाई बढ़ गई है, ये चीज़ डिस्कस सिर्फ बोलने में आती है, जब किसी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो तब ये बात की जाती है। अदरवाइज इसके हवाले से कोई लेजिस्लेशन या कोई सद्देबाब इसका ढूंढने के हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा। लेकिन आज जो कुछ चीदा चीज़ें हुई उसके हवाले से बात करेंगे। नेशनल असेंबली में आज एक बार फिर JIT जो है वो ज़ेरे बहस रही। इसके अलावा कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो धरना किया हुआ है MQM ने, उसके अंदर असद उमर साहब पहुंच गए, जो कि वफाकी मिनिस्टर हैं, जो कि तमाम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान साहब के आजकल बड़े करीबी भी समझे जा रहे हैं जब से जहांगीर खान तरीन साहब साइडलाइन हो गए हैं। तो ये धरनों में बैठना अगर हुकूमत का काम है तो फिर हुकूमत इधर से आके कैसे काम करेगी और क्यों कर काम नहीं कर रही, ये तमाम चीज़ें हम रखेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साथ ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद जवाद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अली गौहर साहब PMLN के रहनुमा और MNA, ये दोनों भी मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सबसे पहले अहमद जवाद साहब आपकी तरफ चलते हैं। अहमद जवाद साहब, आए रोज आजकल नेशनल असेंबली में JIT को डिस्कस किया जा रहा है, एक ऐसे मौके के ऊपर जब उज़ैर बलोच अपने बयान से भी फिर गया, और बहुत सारे मामलात हैं जो कि डिस्कशन के तलबगार हैं, वो नेशनल असेंबली में आने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, उनसे ज़्यादा, उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम सिर्फ उज़ैर बलोच वाली JIT हो गई है। इवन बल्दिया वाली JIT को भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों अहमद जवाद साहब, वाई? अनीका, देखें, बल्दिया का जो वाकया था जिसमें 250 लोगों की जान चली गई, जिंदा जला दिया गया, या उज़ैर बलोच के हवाले से जो इंकशाफात हुए थे कि किस तरह से वो एक किराए के कातिल के तौर पे एक्ट करता था और किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड था। देखें, ये वाकयात जो हैं ये तो बड़े पुराने हैं। बल्दिया का जो वाकया था 2012 का था, और 2012 से लेके 2020 तक अगर आप देखें तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और 2012 में भी सिंध में पीपल्स पार्टी की फेडरल हुकूमत भी थी। इसके बावजूद इन वाकयात के हवाले से कभी भी कोई शफाफ तहकीकात नहीं हुई। अवाम को नहीं बताया गया कि ये सानिहात जो हुए हैं इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कौन इसके जिम्मेदार हैं, और ये फाइलों में इनको दबा दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि अली जैदी ने जब इसका जिक्र पार्लियामेंट के अंदर किया तो उसने इतना प्रेशर जरूर बिल्ड किया कि पीपल्स पार्टी को बड़ी जल्दी में JIT की रिपोर्ट्स निकालनी पड़ी, कि जिसके बारे में अली जैदी साहब ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी किया कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है या JIT का कौन सा हिस्सा उसमें से उन्होंने गायब कर दिया है या कौन सी रिपोर्ट वो दिखा रहे हैं। तो देखें अनीका, कौम को कोई भी सानिहा जो इस मुल्क में हुआ हो उसके बारे में हकायक का पता होना चाहिए। ये हमारे आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। I completely agree to that. This is exactly why I want to ask कि ज्यादा जोर जो उज़ैर बलोच वाली JIT है उसके ऊपर क्यों है? बल्दिया टाउन के अंदर भी, बल्दिया टाउन साहने में भी इतने सारे लोगों, 260 अफराद की जानें चली गई थी। उससे ज्यादा उज़ैर बलोच वाली JIT पे इसलिए जोर तो नहीं है कि ये सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग है? इज दैट सो? नहीं अनीका, गालबन देखिए उसकी वजह जो बनती है वो ये है कि उज़ैर बलोच जो है वो इतने अरसे से वो कैद भी है, और वो एक उसका जो सबूत है उसके पीछे जो JIT है वो तो उज़ैर बलोच है। तो उसके हवाले से जो एक कहानियां हैं
वो शायद इस वजह से उस JIT पे ज्यादा तवज्जो हो जाती है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो हमारी तो कोशिश ये है कि बल्दिया टाउन और अज़हर बलोच दोनों के हवाले से जो JIT है वो अवाम के सामने भी आनी चाहिए और उसको प्रोसिक्यूशन में भी जाना चाहिए, उसको अदालतों में भी जाना चाहिए, ताकि उसके जिम्मेदारों को कौम के सामने लाया जाए और उनको सजा दी जाए। अच्छा, अवाम के सामने तो JITs जो अहमद जवाद साहब आएंगे वो ही अनफॉर्चुनेटली 2 आ गई हैं। अब आज फैसल वाडा साहब कह रहे थे अपनी नेशनल असेंबली की तकरीर के अंदर कि जो रिपोर्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली है वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। ये कहना किस तरीके से ये बात को अखज़ करना कि वो JIT रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ है या पीपल्स पार्टी को मरकजी किरदार के तौर पर शो कर रही है, ये किधर से उन्होंने डिराइव किया? अनीका, इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा किसी भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उस वक्त होता है कि जब आप उसको एक लंबे अरसे तक उसको फाइलों में दबा के रखें, तो फिर शकूक भी पैदा होते हैं। फिर उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर तब्दीलियां भी हो सकती हैं, उसमें हर तरह के फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो आ जाती हैं। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करें, अगर उसको बिला ताखीर उसको अवाम के सामने लाया जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन जब आप साल तक चीजों को दबाए रखेंगे और ना उसको उसका जो अगला स्टेप है जो कि अदालत में प्रोसिक्यूशन का है वहां भी नहीं लेके जाएंगे, अवाम के सामने भी नहीं लेके आएंगे, तो फिर यकीनन उसके हवाले से शकूक पैदा होंगे। और उसमें फैसल वाडा साहब और अली जैदी दोनों ने जो अपने कंसर्न जाहिर किए हैं उसकी बुनियाद यही है, और जाहिर है कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन हैं जिसकी बुनियाद पे सही अहमद जवाद साहब, मैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ ये सवाल ले जाती हूँ। सेनेटर साहब, अहमद जवाद साहब PTI पूरी यही कहते हैं कि जब बीमारी आती है तो ऐसे वक्त पे आती है जो सियासी तौर पर बड़ा मुफाद दे, ना सियासत करते हुए, ना कोई नारा बुलंद करते हुए, ना कोई सियासी दौरा करते हुए बीमारी आती है। बीमारी आती है तो नैब की पेशियों के टाइम पर आती है या कोई जवाब देना होता है तो उस टाइम पर आती है। ये बात है क्या ज्ञानचंद साहब, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, अगर PTI की बात की जाए तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। वो किसी का ख्याल नहीं करते हैं कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उनकी बात को छोड़े। बाकी जहां तक सियासत और बीमारी का इसको को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टोटली इररिलेवेंट बात है। जब आप अपने तौर पे कोई बात करना चाहते हैं, अपने तौर पे मूव करना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ को देख कर फिर मूव करना चाहते हैं। जब आपको कोर्ट्स में पेश होना है या कहीं पे होना है तो उसका डिसीजन कोर्ट लेती है। उस टाइम पे उनकी क्या कंडीशन है इसका फैसला ये PTI वाले नहीं कर सकते हैं। वो उनके डॉक्टर्स, जिसको बुलाया जाता है उसके डॉक्टर्स या उसकी बीमारी की पोजीशन में किया जा सकता है। हाँ, अदरवाइज जिसको जहां से बेनिफिट मिलता है वो कोर्ट में प्लीड करते हैं, इसमें कोई नहीं है। इमरान खान भी वो ले रहे हैं ना कि भाई फॉरेन फंडिंग के केसेस में स्टेज ले रहे हैं, BRT में स्टेज ले रहे हैं, बाकी चीजों में स्टेज ले रहे हैं। जिस को जो चीज सूट करती है वो करते हैं। जहां तक हमारी पार्टीज का ताल्लुक है तो हमारी पार्टीज ने कभी वो इनकी तरह का रास्ता नहीं लिया है, उन्होंने जज के पॉलिटिक्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जुल्फकार अली भुट्टो तो फांसी पे लटक गया, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। बेनजीर भुट्टो को चैलेंज था, सब लोगों ने कहा कि भी अगर आप इस दफा पिंडी के जलसे में जाएंगी तो खुदा न खास्ता आप मारी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चुप कर नहीं बैठ सकती, दहशतगर्दों का चैलेंज है तो मैं भी जाऊंगी। तो हालात और उसके का तयन जो है वो आप अपने तौर पे करते हैं। जब कोर्ट्स में पेश होना होता है तो कोर्ट्स के डिसाइड करना है कौन सी डेट पे आप आओ और उस वक्त में उनकी कंडीशंस क्या है, इसको देखना पड़ता है। लेकिन ये PTI वालों को कोई काम नहीं करना है। इनको अपनी वो चोरियां, वो माफियाज के पीछे जो पैसे भी ये इकट्ठे कर रहे हैं और बनीगाला में इनका हेडक्वार्टर बना हुआ, उसकी फरमाइशें पूरी करनी है। तो उसके लिए इनको सिर्फ और सिर्फ तनकीद करनी है अपोजिशन पे,
ताकि वही कैसेट भरा हुआ है जो कंटेनर पे था। अच्छा, मजे की बात सेनेटर साहब, पार्लियामेंट में आकर मजे की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के बारे में भी यही कहती है कि हमें तो रोज, अभी अहमद जवाद साहब ने भी कहा, हमें तो रोज अच्छी खबर मिल रही है, हमारे लिए तो रोज के रोज कोई ना कोई कामयाबी हमें मिल रही है बकौल पीटीआई के उनके लिए। और आप लोगों को खदशा ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी स्पीड से बेहतर काम करती रही तो आप लोगों का क्या बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये। हम लोग तो अपने लिए परेशान नहीं है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए परेशान है। अगर पीटीआई इस तरह से काम करती रही, जहां पे चीनी गुम होगी, जहां पे गंदम गुम होगी, जहां पे पेट्रोल गुम होगा, जहां पे दवाइयां महंगी होंगी, जहां पे इतनी वबा की सूरत में ये इसको मजाक बनाकर बैठे रहेंगे। आपका जो मिनिस्टर हेल्थ है वो कोई और बात कर रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर कोई और बात कर रहा होता है, और ये जो तोते तर्जमान है जिन पे एक चिप भर दी गई है कि ये चीजें मुखालफिन पे इल्जाम लगाने हैं, वो पुरानी कैसेट चलती रहती है। तो इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क के अवाम का मसला है। पार्टियां बनती हैं, पार्टियां जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उसमें बना, आप उस किस्म की मुस्लिम लीग नजर नहीं आ रही है। इस मुस्लिम लीग के पता नहीं कितने कितने धड़े हो गए, फिर भी पॉलिटिक्स चल रही है, मुल्क चल रहा है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या उसमें जब डेमोक्रेटिक सिस्टम चला है उसके बाद जो है हमेशा पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स शो करना पाकिस्तान के शुरू हो गए थे। ये पीटीआई वाले आए हैं, तो उसके बाद कोरोना तो अब आया है। पहले इनको आते ही इनको रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद इन्होंने गदम का बेड़ा गर्क किया, फिर चीनी चोरी की और स्मगलिंग की और उसमें मईशत को तबाह कर दिया। अब क्या पेट्रोल जो मौजूद है वो मिल नहीं रहा था, महंगा कर दिया, तो कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, और इमरान खान ऑन द फ्लोर कहते हैं कि माफियाज के उसके में प्रेशर में आ गया। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो माफियाज के प्रेशर में आकर फैसले कर रहा है? कल कोई मुल्क की मफादात का मसला होगा और ये किसी प्रेशर में फैसला कर देगा तो मुल्क का। अच्छा ठीक है, मैं क्विकली एक सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ सेनेटर साहब। फैसल बारडा साहब, अली जैदी, दोनों ही आप लोगों, आपकी जमात पे वो उज़ैर बलोच के मामले, उसकी सरबराही करने के हवाले से इल्जामात लगा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री चीज़ें सामने भी हैं जिसके अंदर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते रहे कि जी मैं पीपल्स अमन कमेटी का साथ दूंगा और बल्कि मैं उनको पूरे शहर में फैला दूंगा, इंस्टेड ऑफ ये कि वो एक ही जगह पर रहे। फिर ऑफ कोर्स इनकी तकरीबात के अंदर, लियारी की तकरीबात में, क्योंकि लियारी में भी बहुत दफ़ा गई हूँ, उज़ैर बलोच से भी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुलाकात हुई है, तो वो भी वहाँ भी उसी टाइम पीपल्स पार्टी का चर्चा हुआ करता था। ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उस तमाम पीपल्स अमन कमेटी उज़ैर बलोच की सरबराही करने पे लग रहा है सेनेटर साहब, इसको कैसे साफ करेंगे दामन से? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं किया है। तो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के अंदर से ही एक जुल्फकार तंजीम बनी थी जो इस मुल्क के से अमरीत का खात्मा बंदूक चाहते थे। तो पीपल्स पार्टी ने बावजूद उसके कि बेनजीर भुट्टो साहब का, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बेटा उसको लीड कर रहा था, उसको डिसऑन किया, उसका साथ नहीं दिया। तो उज़ैर बलोच ये जो है ये बहुत छोटे ग्रुप्स हैं जो सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि बाकी शहर में दहशतगर्दी हो रही थी। बाकी शहर के दहशतगर्द एक इलाके का दहशतगर्द दूसरे इलाकों पे हमला कर रहे थे। सेनेटर साहब, उसका हल तो ये था ना पुलिस को मजबूत करते, पुलिस सियासत की भेंट चढ़ गई। उसका हल तो ये था कि बजाय पीपल्स अमन कमेटी बना देते, पुलिस को मजबूत कर देते। देखिए मुझे इसको कंप्लीट करना है, इसलिए वो बनी थी। और लियारी चूंकि पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, उसमें अच्छे लोग भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे, बुरे लोग भी सपोर्ट करते थे। जो भी लियारी में लोग रहे हैं वो सपोर्ट करते थे, अभी भी सपोर्ट करते हैं। वो अगर मैनेज करके वहां से सीट हमें हरा दी गई तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। आज भी लियारी हमारा है, कल भी रहेगा। लेकिन ये जो जुल्फकार मिर्जा के हवाले से पीपल्स पार्टी पे गंद फेंक रहे हैं, उसको तो बगल में बिठाए हुए हैं, उनको तो वजारतें दी हुई हैं। वो एमक्यूएम जिसके लिए इमरान खान भी कहा करता था कि बड़ी टेररिस्ट तंजीम है ये,
उनके सब के सब को लोग तो इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। सही। वो कौन से लोग हैं जिनके लिए इमरान खान ने डाकू, चोर, दहशतगर्द, लुटेरे, ये माफिया सब कहते रहता है, बैठे तो उनके साथ रहते हैं, उनको वो ये सपोर्ट कर रहा है। सही। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे जरा अली गौहर साहब की तरफ भी जाने दें, पीएमएलएन का मौक़िफ़ भी तो इस बात पे जाने। अच्छा गौहर साहब, अभी थोड़ी देर पहले अहमद जवाद साहब कह रहे थे कि देखिए जी, बीमारी जब आती है तो तब आती है जब आपने नैब के सामने पेश होना हो। कोरोना भी तभी आता है जब नैब के सामने पेश होना हो, जब जवाब देना हो तो उस टाइम पर भी तबीयत नासाज हो जाती है। लेकिन जब सियासत करनी हो तो किसी भी लीडर की तबीयत नासाज नहीं हुआ करती। ये राज क्या है आखिर? देखिए इनका ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर बात को जो है वो बिल्कुल गलत रंग में बात बयान करते हैं कि आप देख लें कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है, जिन पर भी नैब के केसेस हैं, उनमें से 99% लोग जो हैं वो नैब को फेस कर रहे हैं और नैब की अदालतों में जा रहे हैं, और नैब जब भी बुलाता है तो वो उसकी मतलब है कि वो पेशी के लिए भी जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप देखें कि नैब ने कितने दफ़ा उनको बुलाया, वो हर दफ़ा नैब की इंक्वायरी पर गए, लेकिन जब से ये कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो बाकी तो हर जगह गवर्नमेंट कहती है कि SOPs, लॉकडाउन ये वो फॉलो करें, लेकिन जब क्या अपोजिशन के जो लीडरान हैं या वो लोग हैं, गवर्नमेंट तो कहती है लॉकडाउन करें ही ना। इमरान खान साहब को पसंद ही नहीं है। वो इमरान खान साहब को ये नहीं है कि लॉकडाउन पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक लॉकडाउन बनाया हुआ है सिस्टम, जिसमें ना वो लॉकडाउन है और ना वो लॉकडाउन नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट नहीं है एक्चुअली। तो अवाम को जो है पूरे पाकिस्तान को वो हालात के उसके वो लहरों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अगर बच सकते हैं तो अपनी जान बचा लें, अदरवाइज हाँ साढ़े ते ना रहना। अच्छा गौहर साहब, मुझे ये भी बता दें कि चलें अब वो शहबाज शरीफ साहब पेशियां भुगतते रहे, आप कहते हैं लीडरशिप ऐसी नहीं, लेकिन अभी एक और पेशी आ रही है। जाती उम्रा के बाहर नोटिस भी चस्पा हो चुके हैं एहतसाब अदालत की तरफ से। क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान अपनी पेशियां भुगतने के लिए, या अभी कोई चांस ही नहीं है? ये वही मियां नवाज शरीफ साहब है ना कि जब, बल्कि आज 14 जुलाई है, 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब और अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी लीडरशिप को झूठे मुकदमा में सज़ा सुनाई गई और वो अपनी बेटी को सज़ा के बाद वापस जेल जाने के लिए वापस आए, और उसके बाद उन्होंने आके उसको फेस किया। और आपको पता है उससे पहले उनकी अहलिया बीमार थी और वो उधर बिस्तरे मर्ग पर थी, उस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, जिन हालात में वो वापस आए। तो आप इनकी संग दिली, आप इनके हसद और बुग़्ज़ का इधर से ही अंदाज़ा कर लें कि वो उन हालात में आकर वो पाबंदे सलासल हुए, और उसके बाद वो जो जज साहब की वीडियो आई वो भी पूरी कौम को पता चल गया कि वो एक झूठा मुकदमा था। गौहर साहब ये बता दें, अब वो जज साहब को साइड पे कर दिया गया है, आप लोग बात तो कर रहे हैं कि देखें उन जज साहब का झूठा मुकदमा था, उन्होंने बात भी कर दी, डिसिप्लिन की वजह से उन्हें साइड पे भी कर दिया गया, लेकिन कानूनी चाराजोई की जाएगी या सिर्फ ज़बानी कलामी बात की जाएगी कि देखें हम लोगों ने उन जज को साइड पे कर दिया तो केसेस का फैसला भी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नल एंड वॉइड होना चाहिए। वो तो एक साफ पता चल गया कि वो तो जज साहब ने लेकिन आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे इसमें डेफिनेटली। जब हम अपील में जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उसमें हम इसको साथ लेके चलेंगे ना कि वो उनको झूठे मुकदमा, वो तो एक्सपोज हो गया ना कि वो जज ने अंडर पे उसने कहा कि मेरी कुछ नाजेबा वीडियोस थी जो कि मुझे उनके जरिए ब्लैकमेल करके, और हालांकि नवाज शरीफ तो इनोसेंट थे। आप पूरी पाकिस्तान ने वो उसकी जज की जो वीडियोस हैं वो सुनी है, और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे। और आपने क्वेश्चन किया कि वापस आएंगे, यकीनी तौर पर वापस आएंगे। आपको पता है कि उनके एज फैक्टर है और प्लस उनकी सेहत को लाहक जो है उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। जो ही वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, उनकी बेटी इधर हैं, उनके भाई इधर हैं, उनकी मतलब है कि पूरी पॉलिटिक्स, पूरी पार्टी इधर है, तो वो पेशियां भी भुगतेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वक्त आने पर आने वाला है। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। ब्रेक के बाद फिर मुझे 2-3 और सवालात रखने हैं। अली गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद जवाद साहब भी, और सेनेटर ज्ञान चंद साहब भी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अली गौहर साहब से, अब जरा बढ़ते हैं अहमद जवाद साहब आपकी तरफ एक बार फिर। ये बताइएगा कि पेंशन फंड्स, इसके अंदर रिटायरमेंट के लिए उम्र कम करने की बात की जा रही है,
ये बात इसलिए की जा रही है कि यंग ब्लड को इंजेक्ट किया जाए इस सिस्टम में, लेकिन साथ साथ अहमद जवाद साहब एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाने में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा पैसा पेंशन्स देने में लग जाता है। तो ये क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए अनीका, आप खुद यंग हैं और अगर किसी भी यंग बच्चे से ये सवाल पूछा जाए अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो वो तो अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं, वो जॉब्स लेना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप ऊपर से कोई स्पेस नहीं बनेगी तो नीचे से जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे ऊपर आएंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान में हमें यंगस्टर्स को एक चांस देना चाहिए, और खास तौर पे इस तनाजर में कि जो हमारा सिस्टम है पब्लिक सेक्टर्स का, सिविल सर्विसेज का, जो भी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, ये तो फेल हो चुका हुआ है। इसके फेल होने के जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिम्मेदार हैं कि जो आला पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, कि वो इस सिस्टम को पाकिस्तान की खिदमत या पाकिस्तान की बेहतरी में कन्वर्ट नहीं कर सके। ये नाकाम लोग हैं। ये इस मुल्क में पिछले कई दहाइयों से जो पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जा रहा है, ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो फिर इसका हल क्या होना चाहिए? इनको ऊपर से हटाएं, नीचे से यंगस्टर्स को ऊपर लेके जाएं, उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर एनर्जी है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो जो पहले पेंशन्स का इतना ज्यादा बर्डन होता है बजट के ऊपर, उससे कैसे डील करेंगे? जी, इसमें देखिए अभी इस्लाहात में ये डेलिब्रेशन जारी है कि जिसमें ये भी एक सजेशन है कि हम पेंशन्स का बोझ कम करें और वन टाइम एक रिलीफ जो होता है किसी भी रिटायर्ड के लिए वो दिया जाए। और इसमें अनीका मैं ये कहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, मैं खुद जो है एक डिफेंस आर्म से मेरा ताल्लुक रहा हुआ है और मैं एक लेफ्टिनेंट कमांडर मेजर की पोजीशन से अर्ली रिटायरमेंट लेके आज तक मैं पेंशन ले रहा हूं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मेरी पेंशन जो है अभी भी मुझे 50-60 हजार रुपए घर बैठे मिल रहे हैं और ये पेंशन मैंने 2001 में नेवी छोड़ी थी, आज 19 साल से मैं पेंशन ले रहा हूं। लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में वो सारे जो काम थे, अपना बिजनेस, अपनी चीजें सेटल कर ली, क्योंकि मैं एक ऐसी एज में बाहर आया कि मैं सब कुछ कर सकता था। लेकिन ये पेंशन का बोझ जो है ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर है। आप जब डिफेंस फोर्सेस में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जब आप 55 साल या उससे पहले अगर रिटायर्ड कर देते हैं तो आप दोबारा से अपनी जिंदगी को सेटल कर सकते हैं अपने तजर्बे की बिना पे, अपनी एक्सपर्टीज की बिना के ऊपर। ये बोझ जो है नेशनल एक्सचेकर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपने जो एक लोअर तबका है उनकी पेंशन की मैं अगर बात करूं तो वहां पे आपको वेस्ट की तरह वेलफेयर सिस्टम लाना चाहिए कि जिसमें जो लोअर तबका है वो जब रिटायर्ड हो तो उनको घर भी मिले और उनको इतनी अमाउंट मिले कि जिससे वो अपने बुढ़ापे को सहारा दे सकें। ठीक अहमद जवाद साहब। सेनेटर साहब, अब मैंने जरा अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ना है, पेंशन फंड्स के हवाले से मुझे क्विक आंसर चाहिए होगा। ज्ञान चंद साहब, आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ये कहा कि जी मौला बख्शांडियो साहब ने, वो कहते हैं कि जी ये जो पेंशन वाला काम हो रहा है ये गड़बड़ है, ये हुकूमत की नीयत में कोई खोट है। कैसे खोट है ज्ञानचंद साहब? हुकूमत तो चाह रही है नौजवान नस्ल आगे जाए और वो लोग जो कि एक्सपीरियंस कर चुके हैं या जो करप्ट सिस्टम का हिस्सा रहे हैं उनको साइड पे कर दिया जाए। देखिए, असल में मसला क्या है कि 2 साल में पीटीआई ने साबित कर दिया है इनको मुल्क के लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको अपने वो क्रोनीज उनको पालना है, इनको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करना है। और दूसरा ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात करते रहते हैं, उस पर अमल कुछ नहीं होता। ये आजकल जो बड़ा बड़ा डडोरा पीट रहे हैं कि हम कमीशंस बिठाते हैं, कमीशंस की रिपोर्ट्स ओपन कर दें। भाई रिपोर्ट्स ओपन करना ये इशू नहीं है। रिपोर्ट में जो चोर पकड़े गए हैं उनको पकड़ना इशू है। उनको तो ये बचा के बैठे हुए, वजारतें दिए बैठे हुए हैं। ये इन्होंने हाउसिंग सेक्टर वर्ल्ड्स की नई सोलेरो मैंगो, जिसके हर बाइट में है रियल मैंगोस का मजा।
Solero, made with real fruits. बजाते खुद इनके कौल और फैल में फर्क है। बजाते खुद ये मुख्तलिफ किस्म के शोशे छोड़ रहे हैं अपनी नाहलियों को छुपाने के लिए और किसी न किसी तरह से। राइट, ठीक, चलिए मुझे जरा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी लेने दीजिए। गौहर साहब, एक तकरार चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पीपल्स पार्टी साफ नजर आ रही है। ऐसे मौके का तो ऑपोजिशन खोज लगाती है, ढूंढती है कि किसी तरीके से ऐसा मौका मिल जाए, लेकिन ऑपोजिशन बारहा मौके गंवा रही है कि जो हुकूमत है वो एक वीक पॉइंट पे खड़ी है और हम लोग वहां से वार करें। फॉर एग्जांपल, एक टाइम था मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी भी और पीपल्स पार्टी की भी मदद दरकार थी उनको, लेकिन आप लोगों ने उस तरह से मदद नहीं की। फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आप लोग नहीं लेकर आए और ह्यूमन पावर नहीं दिखाई। अब पीपल्स पार्टी को आप लोगों की जरूरत है कि बार बार JIT के हवाले से बात होती है, सारा नेशनल असेंबली का सेशन ही JIT के हवाले से चल रहा होता है। वो मौलाना साहब से भी मुलाकातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, आप लोगों से भी मुलाकात करना चाहिए थी, लेकिन सुना ये कि शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की ही नहीं, या वो पतली गली से निकल गए मुलाकात के चक्कर में। क्या आज भी ऑपोजिशन जो अपने अहदाफ हैं उनमें एक यूनिटी नहीं रखती, एक सेंस ऑफ गोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये एक दिन मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज़ के मुताबिक उड़ाई गई कि वो शहबाज शरीफ साहब मिले नहीं। एक्चुअली कोई भी लीडर, अब शहबाज साहब अगर कराची जाते हैं तो उनकी ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पहले से डिसाइडेड होती हैं। उस दिन जब वो लाहौर में तशरीफ़ लेकर आए बिलावल साहब, तो उनकी अपॉइंटमेंट शहबाज साहब से उस दिन नहीं थी, उनकी अपनी ज़ाती पार्टी की मसरूफियात थी, जिसको कि वो मतलब है कि इन्होंने बिल्कुल एक गलत प्रोपोगंडा किया। बहरहाल मुख्तसर ये कि आपको पता है उसके बाद फ़ौरन बाद शहबाज साहब ने बात की बिलावल साहब के साथ और ये डिसाइड हुआ कि जल्दी APC कॉल की जाएगी और APC में पाकिस्तान के इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अहम फैसले किए जाएंगे, जिसमें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन भी, इस हुकूमत के से पाकिस्तान के लोगों के जान छुड़ाना और इंतहाई अहम नवीयत के फैसले -1 तो सिर्फ ये इनकी अपनी देखें, न्याजी साहब को अपनी पार्टी से और अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों से खतरा या उन लोगों से खतरा होगा जिन लोगों ने इन्हें इस सीट पर बिठाया है। हमारा तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि हम किसी भी गैर जमहूरी तरीका के साथ कोई काम नहीं करेंगे। असम्बली के अंदर से या